शाम 6 बजे मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर, और सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप अच्छे से अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। सेशन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे आपने थंबनेल पर देखा होगा, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, आज हम लोग शुरुआत में सेमीकंडक्टर और उसके बाद में कुछ ऊष्मा मतलब हीट, थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का जो यूज है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें जानना होगा कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, जिन्हें हिंदी में हम अर्धचालक कहते हैं। तो देखो, जैसे हमारे दिमाग में चालकता की बात आती है, कंडक्शन की बात आती है कि कौन सी चीज कंडक्ट करती है, कौन सी चीज कंडक्ट नहीं करती, मतलब कौन सी चीज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देती है और कौन सी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को जाने नहीं देती। विद्युत मतलब चार्ज, चार्ज मतलब माइनस और प्लस, कि कौन सी चीजें इलेक्ट्रॉन्स को जाने देती हैं या नहीं जाने देती। जो जाने देती हैं उन्हें हम चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जो नहीं जाने देती उन्हें हम अचालक, इंसुलेटर कहते हैं। तो ऐसे ही एक कुछ मटेरियल होते हैं कि अगर उन्हें आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, मतलब अगर आप उन्हें ऐसे सिंपल रख दोगे, तो वो आपको चालक और अचालक मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उनके गुण कुछ दिखेंगे आपको। गुण दिखने का मतलब है कि वो इंसुलेटर से तो थोड़े ज्यादा कंडक्ट करेंगे, लेकिन जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनसे थोड़ा सा कम उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने के जो गुण होंगे वो रहेंगे। समझेंगे कैसे? तो जो चालकता होती है, कंडक्शन होती है, उसके दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं हमारे पास। कितने कॉन्सेप्ट हो जाते हैं? दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। पहला कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह लो। तो जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड का। वैलेंस और कंडक्शन बैंड, जिसे संयोजी और कंडक्शन चालन बैंड कहते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे दोनों को समझिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने क्या कहा कि जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर, चालक। जैसे कि अपने पास क्या थे? सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, कॉपर, गोल्ड, सोना, एल्यूमिनियम। तो ये सब क्या है? इनके आउटर मोस्ट शेल या कह लें इनके पास कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स लगाते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वो एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं, और हम कहते हैं कि भाई इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से भेजी। इसका मतलब ये क्या है? चालक। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने दूसरी कैटेगरी बनाई, जिनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब इनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाएगी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हमने इन्हें दे दिया नाम इंसुलेटर, कि भाई इनके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए? अचालक। कौन कौन से होते हैं? माइका, पेपर, ग्लास, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे अचालक हो जाते हैं। इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो हमने इन्हें अचालक नाम दे दिया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। एक तीसरे होते थे, जिन्हें हमने बोला सेमीकंडक्टर। क्या बोला? सेमीकंडक्टर। इनके अंदर क्या होता है? ये जो मटेरियल होते हैं अर्धचालक, इन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध मतलब कुछ, थोड़े से चालक। अब देखो, ये जो कंडक्टर है, जो आपके पास ऊपर वाले, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने प्रतिरोध या रेसिस्टर पढ़ाया था, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो, तो इनके अंदर जो एटम होते हैं, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर जो अणु या परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन से इनका टकराव ज्यादा होता है, ज्यादा कोलिजन होता है। डेट्स वाई ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। कहने का क्या मतलब है? जो ये मेटल कंडक्टर होते हैं, सिल्वर, कॉपर वगैरह,
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो दोस्तों इनका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। देयर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, इनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने से इनके अंदर के एटम जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एक दूसरे से ज्यादा दूर जाते हैं और आने वाले इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता है जिसकी वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको रख दिया तो इनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, समझ लीजिएगा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया इनका रेसिस्टेंस कम हो गया और इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस कम हो गया। इसी खास प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें क्या नाम दे दिए? सेमीकंडक्टर। और जैसे इनका रेसिस्टेंस कम हुआ तो इन्होंने भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप जानते हो जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा इनका रेसिस्टेंस कम हुआ और इन्होंने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जाने दिया। ये चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसके बेसिस पे था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं या नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर, कोई भी नहीं है तो इंसुलेटर, और अगर इनके बीच में है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा? इनके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, थर्मो एमिशन हो जाता है। थर्मो एमिशन का मतलब है कि मान लो इसके अंदर ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जब हमने इसको हीट दी तो एक टेम्परेचर के बाद में इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री हो गए। ये समझ में आया पहला। अब बात करते हैं वैलेंस और कंडक्शन बैंड की, कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रहते हैं वैलेंस, मतलब जो वैलेंस लास्ट आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं वैलेंस शेल में। कहां रहते हैं? वैलेंस शेल में। या क्या कह सकें, जो किसी का भी जैसे KLMN की बात करते थे तो मान लो हमारे पास क्या है, किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता था इसको हम क्या बोलते थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते थे ना, या वैलेंस शेल बोलते थे संयोजी। तो इसी से क्या आया कि जो कंडक्टर होते हैं, इसका अगर कंडक्शन और इसकी बात करें तो जो चालक होते हैं इनमें भी क्या होता है, या जो इंसुलेटर होते हैं इनमें, और जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, इन सब में भी कंडक्शन और वैलेंस बैंड होता है। कैसे? समझिएगा। तो देखो, ये जो इस तरह से मान लो ये हो गया कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, ठीक है, और ये हो गया संयोजी या वैलेंस बैंड, संयोजी या वैलेंस बैंड, संयोजी। समझिएगा इस चीज को। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के वो कहां रहते हैं? वो इस वैलेंस बैंड में रहते हैं। कहां रहते हैं? वैलेंस या संयोजी बैंड में रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हो कि जो कंडक्टर होते हैं इसमें काफी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एमिट होकर अपनी जगह से छोड़कर किस में आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कहने का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी वाली शेल के इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो रहेंगे कहां? वैलेंस बैंड में या संयोजी बैंड में। मतलब उन्होंने अपने आप को एक इलाके में कवर कर रखा है, ऐसा समझ के चलो, उन्होंने अपने आप को एक इलाके में कवर कर रखा है, तो वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस या संयोजी। और अगर इसी को जब वो यहां से निकल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे, एक तरफ चलने लगेंगे, तो वो किस में आ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। किस में आ जाएंगे? कंडक्शन या चालन बैंड में। और अगर इनके बीच में जो गैप होता है कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में आने के लिए जो गैप होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप कह लो, या ऊर्जा गैप की ऊर्जा गैप कह लो, कि मतलब इतना जो रास्ता है या जो जितनी भी इनके बीच में जगह है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसे क्या कहेंगे? एनर्जी गैप। अब यहां से समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब है कि जो कंडक्टर होते हैं इनके पास जैसे सिल्वर, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, इनके पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। या क्या कहूं मैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बीच में दूरी है वो बिल्कुल नहीं होती, एक दूसरे से कैसे कर रहे होते हैं, ये ओवरलैपिंग रहते हैं। कैसे रहते हैं? ओवरलैप्ड, या इसको बोलते हैं हिंदी में अच्छी आच्छादित बोलते हैं कुछ इसको करके, अतिच्छादी। क्या बोलते हैं? अतिच्छादी, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, ओवरलैपिंग रहते हैं। कारण क्या है कि भाई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे अपने आप पहले से बहुत सारे, तो आपको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ी इससे इस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए, और इसीलिए ये जो दोनों बैंड रहते हैं ये कैसे रहते हैं? ओवरलैपिंग। अगर अब बात करूं इंसुलेटर की, समझोगे थोड़ा टाइम लगेगा, रुकना। ये है कंडक्शन बैंड और ये है, और बड़ा बना लो, ये है कंडक्शन बैंड इधर, और ये क्या है इधर? वैलेंस बैंड। जैसे कि किसी माइका के अंदर मान लो, माइका एक नाम का मटेरियल होता है ना, इसके अंदर मान लो। अब क्या है कि देखो इनके बीच में कितना ज्यादा गैप है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन यहां से, इनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्री नहीं है। अगर आप इसको यहां से यहां तक लेके जाओगे तो अपने आप सोचो आपको कितना ज्यादा गैप पूरा करना पड़ेगा। मतलब आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा, और नॉर्मली इतनी ऊर्जा अवेलेबल होती नहीं है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां नहीं पहुंच पाते, और जो इंसुलेटर है वो हमेशा कैसा बना रहे, मतलब वो कैसे कार्य करता है? अचालक। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल के कंडक्शन चालन बैंड तक पहुंचेंगे नहीं तो ये कैसे काम करेगा? एक इंसुलेटर की तरह, अचालक की तरह। तीसरी बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है वो क्या है। तो देखो इसमें तो बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ओवरलैपिंग होता है, कोई गैप नहीं होता, नो गैप। हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा असर नहीं है, सेमीकंडक्टर को इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो अधिकतर वर्ड है वो हिंदी में, मतलब साइंस के सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई जो साइंस है वो इंग्लिश में ही है, थोड़ा समझिएगा। अब देखो इसमें तो बिल्कुल भी गैप नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा गैप है। और मैंने कहा जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, चालन क्षमता होती है, चालकता होती है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इसका मतलब इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, इनके वैलेंस और कंडक्शन के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। तो क्या होता है, अगर आप एनर्जी देते हो, ऊर्जा देते हो, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब वो ऊर्जा कितनी दोगे? तो जाहिर सी बात है कि इससे तो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी भाई, इसमें तो नॉर्मली बिना कुछ ऊर्जा दिए ही इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो आपको कंडक्टर से तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन इंसुलेटर से कम देनी पड़ेगी, इंसुलेटर से कम। इसीलिए कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, जो अर्धचालक होते हैं, उनकी जो चालकता होती है वो अचालक और चालक के बीच में होती है। किस किस के बीच में होती है? चालक और अचालक के बीच में। अब देख लो किसकी वजह से? इस कंडक्शन और वैलेंस बैंड की वजह से, क्योंकि इसमें जो गैप होता है वो कम होता है। नॉर्मल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते रहते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन छिटक के ऊपर आते रहते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें से छिटक के आते रहेंगे। टेम्परेचर कम करोगे तो ये आना जाना बंद हो जाएगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए जो 0 डिग्री सेल्सियस कह लें, या जो नॉर्मल मतलब बिल्कुल ही कम टेम्परेचर होते हैं, वहां पे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग भी ये समझ में आगे होंगे। अब सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल होते हैं, कि ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो वो होते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 न्यू पीरियोडिक टेबल में तो जो ग्रुप 14 है, और ओल्ड का 4th ग्रुप, इसके जो एलिमेंट होते हैं ये कैसी शो करते हैं? ये जैसे कार्बन, यही सेमीकंडक्टिविटी, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम 32, इसमें टिन भी होता है,
50 और लेड भी होता है 82। तो ये जो कुछ एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घटता है और इसीलिए ये अर्धचालक बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो SI सिलिकॉन की जो मतलब सिलिकॉन का जो वो होता है एनर्जी बैंड की, मतलब इसको कितनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी जो होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इतनी एनर्जी इनको दे दी जाती है तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चढ़ के कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे इस बार प्री में, हालांकि ये टेक्निकल में भी आपको एक बार पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बताता हुआ चल रहा हूं। तो यहां तक तो आपको आ गया होगा कि कौन से ग्रुप के होते हैं, फोर्थ ग्रुप के, और मतलब पुराने फोर्थ ग्रुप और नए 14 ग्रुप। इन सब की खासियत क्या है? इन सब की खासियत है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन। कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सहसंयोजी बंधन। क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का करोगे कितना आ जाएगा? 2,4। इसका भी करोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 2,8,4। कहने का मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, टेट्रावेलेंट होते हैं। क्या बोलते हैं ऐसों को? टेट्रावेलेंट। मतलब इनकी जो संयोजन होता है, संयोजन क्षमता होती है वो क्या होती है? 4। इसलिए कौन से बैंड फॉर्म करते हैं? कोवैलेंट। और कोवैलेंट की जो शक्ति होती है वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी रेसिस्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर वैलेंस से कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इसीलिए इस ग्रुप के जो खास एलिमेंट होते हैं इनको हम सेमीकंडक्टर एलिमेंट कह लो या अर्धचालक कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? ग्रुप फोर्थ पुराना वाला, नई वाली पीरियोडिक टेबल का 14, इसके टेट्रावेलेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट को तोड़कर नीचे आ जाते हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं मेनली। अगर सिलिकॉन, जर्मेनियम या इनके आप अर्धचालक बनाओगे तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर, 2 तरह के सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। एक हो जाते हैं प्योर। प्योर माने शुद्ध। जैसे अगर आप सिलिकॉन के बना रहे हो तो सिर्फ सिलिकॉन, जर्मेनियम का बना रहे हो तो ओनली जर्मेनियम, मतलब सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट के आप बनाओगे और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अंतः अर्धचालक। अंतः अर्धचालक, सिर्फ एक प्रकार के एलिमेंट से बने हुए। इसमें अब एक चीज और, मेरी बात सुनिएगा। देखो, जब ये वैलेंस बैंड को छोड़ के गए, ये तो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन है मान लो। अब यहां से ये अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गया, तो यहां पे जब कोई अपनी जगह छोड़ के जाएगा तो यहां पे एक जगह बन जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगी? एक मतलब वेकेंट स्पेस, खाली स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाली स्थान। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? खाली स्थान। और इस खाली स्थान को कहेंगे होल। क्या कहेंगे? होल या कोटर। हिंदी में क्या कहोगे? कोटर, छेद, होल। और ये जो होल होता है ये पॉजिटिव की तरह काम करता है। इसकी जो गुण हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव हट गया तो यहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा आ जाती है, तो यहां ये किसकी तरह काम करता है? पॉजिटिव की तरह। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव के बराबर होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही होल्स बनेंगे। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ होल्स के बराबर। इतना ज्यादा कंडक्टर नहीं होते, इतने ज्यादा अर्धचालक नहीं होते, इसीलिए जो ये अंतः या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ बाहर से एटम मिला देते हैं। समझिएगा मेरी बात को। ये इतने ज्यादा चालक नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कोटर के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स या कोटर के बराबर होती है। किसमें? इंट्रिंसिक या अंतः अर्धचालक, जिन्हें आप प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो। सेकंड टाइप के जो होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक। क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक या बाह्य। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक्सटर्नल,
समझिएगा मैंने क्या बताया कि इनके पास तो जैसे आपने एनर्जी दी तो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में से ही कुछ निकल के ऊपर पहुंच गए और उतनी ही यहां पे होल्स डेवलप हो गए, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्शन को और अच्छा करने के लिए, कंडक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए, चालकता को, कंडक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए वी एड सम इंप्योरिटीज, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, कुछ अशुद्धियां मिला दी। क्या मिला दी, कुछ इंप्योरिटीज या अशुद्धियां मिला दी। अशुद्धियां कैसे, समझो मेरी बात को, देखो ये तो ग्रुप 14 के हो गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। इसी तरह ग्रुप 13 है, इसी तरह क्या है ग्रुप 15। तो ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं, जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, इसके एंड में देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 5। इधर अगर आप बोरोन वगैरह का देखोगे तो इसमें कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो कितने होते हैं इसके शेल में 3। कहने का मतलब जो 13th ग्रुप, इसको पुराने जमाने का 3rd ग्रुप बोलते थे और इसको पुराने जमाने का 5th ग्रुप। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं ट्राइवेलेंट। क्या समझते हैं, ट्राइवेलेंट। इनके एंड में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोल देंगे हिंदी में त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी, और इसे बोल देंगे पंच संयोजी, 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट। तो कहने का मतलब है कि इस प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए हमने इसमें कुछ बाहर से इंप्योरिटीज मिलाई, और इस इंप्योरिटी, अशुद्धियां मिलाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण। क्या कहते हैं, अपमिश्रण। कि मान लो हमारे पास प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, कौन सा है, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, समझ रहे हो। देखो हर एक अपने किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है। हर एक जो सिलिकॉन का एटम है वो अपने आसपास वाले किससे जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब हमने 2 तरह की इसमें इंप्योरिटीज मिलाई, एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट। समझिएगा मेरी बात को, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा, डोपिंग। और ये जो हम मिलाएंगे पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, इनको बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं, डोपेंट। मतलब जिसको, वो अशुद्धि जिसको हम मिला रहे हैं। अब समझो, पहले मान लो हमने क्या मिलाया, हमने पहले पेंटावेलेंट मिलाए। क्या मिलाए, पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट में नाइट्रोजन के नीचे आता है, मान लो आर्सेनिक मिलाया हमने। क्या मिलाया, आर्सेनिक। आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, मतलब ये इस ग्रुप में आते हैं 15 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनमें से कोई उठाया वो क्या होता है, पेंटावेलेंट है। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब समझिएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 5 है, 4 के साथ तो कंबाइन कर लेंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। समझ रहे हैं ना, हमने बहुत कम मात्रा में, मतलब 10 की पावर 8, 100 मिलियन, 100 मिलियन सिलिकॉन के पार्ट्स में एक हमने आर्सेनिक का पार्ट मिलाया। क्या मिलाया, आर्सेनिक का। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन, पेंटावेलेंट है, 15th ग्रुप या 5वें ग्रुप का है। तो इसने 4 सिलिकॉन के साथ तो कंबाइन कर लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन रह गया बच्चे फ्री। और इस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आप सोचो क्या होने लगी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप जानते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होने से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जैसे ही हमने पेंटावेलेंट बनाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा और नंबर ऑफ होल्स रह गए कम। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। हमने इसका नाम क्या दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम दिया हमने इसका, एन
टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से एक बार सुन लो कि अगर आपने कोई ऐसी चीज मिलाई कि जिसके मिलने से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और नाम क्या रख देंगे उसका, एन टाइप अर्धचालक या एन टाइप सेमी कंडक्टर। सोचते होंगे ना एन टाइप, पी टाइप, एनपीएन, सारा समझ में आ जाएगा, 5-10 मिनट दे देना बस, क्योंकि एक बार समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आगे तक। क्या हो गया, क्लियर, कुछ बात समझ में आ रही है। ये जितने थे, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 4 थे, 4 तो कंबाइन हो गए, एक बच गया। एक बच गया मतलब वो क्या था, नेगेटिव, इसीलिए सेमीकंडक्टर को क्या नाम दे दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी बात, सेकंड चीज, अब हमने इसकी जगह क्या मिलाया, इस बार हमने ट्राइवेलेंट मिलाए, बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से कुछ मिलाया। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, पढ़ते थे ना 11th-12th में। बैंगन मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनमें से हमने कोई ना कोई एक मिलाया। तो आप जानते हो क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब SI के पास कितने, 4। तो कहने का मतलब कि ये 3 तो कंबाइन हो जाएंगे, और जो एक था SI का, जो एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, वो परेशान होके अपनी जगह छोड़ देगा, क्योंकि भाई वो कंबाइन होने के लिए तो आ गया था। मेरी बात समझिएगा कि SI के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, आए कितने, 3 तो कंबाइन हो गए, लेकिन एक बेचारा ऐसे ही रह गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी। और आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं, यहां पे क्या बन जाएगा, होल या कोटर। अब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते रहेंगे, कोटर बनते रहेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ होल्स, जो कोटर होते हैं इनकी संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है। आप जानते हो होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ऐसे टाइप के कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को हमने क्या नाम दे दिया, पी टाइप अर्धचालक या पॉजिटिव टाइप अर्धचालक। मतलब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल्स, इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जैसे एन वाले में किसकी वजह से होती थी, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसी तरह पी वाले में जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके चलते हैं या चार्ज को लेके जो चलते हैं वो होते हैं होल्स। क्योंकि क्या होता है कि 3 टेट्रा मतलब ट्राइवेलेंट हमने मिलाया था, एक इलेक्ट्रॉन कम था, जिसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी हद तक इफेक्ट हुई। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 2-3 चीजें फिर से समझ लो एक बार, कि अगर आप 5 वाले मिलाओगे पेंटावेलेंट, तो 5 और उसमें रह गए 4, तो एक ज्यादा अपने आप दिमाग में लगा लेना, नेगेटिव। और अगर 3 वाले मिला रहे हो तो एक सिलिकॉन वगैरह में एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में क्या होते हैं, पॉजिटिव होल्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। अभी आपने पी पढ़ा और एन पढ़ा, और अब क्या हो जाती है, पीएन जंक्शन डायोड। जैसे कल हमने रेक्टिफायर कहा था कि रेक्टिफायर क्या होती है, एक डायोड होती है, शो करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये क्या उसका साइन है डायोड का। तो पीएन जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 चीज मिल रही होती हैं, एक तरफ पी एक तरफ एन, अगर ये मिल जाए तो नाम क्या देंगे, पीएन जंक्शन। इसका मतलब अगर हमें पीएन जंक्शन बनाना होगा तो एक ही मटेरियल को किसी, या तो 2 अलग अलग बनाओ, दोनों को टेक्निक से जोड़ दो, या क्या करो, एक को पेंटावेलेंट कर दो, मतलब एक को 5 वाले इलेक्ट्रॉन से इसको डोप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, एन टाइप। एक को ट्राइवेलेंट से डोप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 वाले से, ये हो जाएगा पी टाइप। इधर होल्स रहेंगे, उधर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब बात समझिएगा मेरी, यहां पे क्या है, होल्स ज्यादा हैं, यहां पे क्या है, होल्स, पॉजिटिव कैरियर ज्यादा है, समझिएगा इस बात को। इधर क्या है, नेगेटिव ज्यादा है। तो क्या होगा, अब इनके बीच में एक जंक्शन है, इनको जोड़ दिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, डेंसिटी है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स
किस तरफ आने की कोशिश करेंगे, इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन के खाली होने की जगह से जो होल्स बचे थे उनसे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा आए, यहां से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच में धीरे धीरे आने से एक समय ऐसा आएगा कि इधर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी और बीच में एक बहुत ही थिक लेयर बन जाएगी माइनस और प्लस की। भाई जब माइनस इधर आएंगे तो जाहिर सी बात है इधर प्लस बचेगा, और अगर इधर माइनस ज्यादा आ गए तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के इधर ज्यादा आ गए तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो क्या बन गया, प्लस। तो यहां पे बीच में एक बहुत थिक लेयर डेवलप हो जाएगी। और आप जानते हो जैसे ही माइनस और प्लस की एक लेयर डेवलप होती है, क्या डेवलप हो जाता है, यहां पे पोटेंशियल। क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल या वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्टेज एट 25 डिग्री सेल्सियस, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्टेज एट 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब कि यहां पे क्या डेवलप हो गया, एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। जैसे ही पी और एन जंक्शन को आपने मिलाया, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया, तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ये निकल के इस तरफ आने लगे, तो यहां पे प्लस यहां पे माइनस, बीच में एक लेयर बन गई, और इस लेयर का नाम हो गया डिप्लीशन लेयर। क्या नाम हो गया बच्चे, डिप्लीशन लेयर। हिंदी में इसको कहते हैं कुछ, डिप्लीशन लेयर को क्षरण लेयर, क्षरण परत या क्षय परत भी आप कह सकते हो इसको। क्लियर है, क्षय परत मतलब वो लेयर जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर अब जाने से रोकेगी। अब क्या होगी, ये बन गई, अब इसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो ये क्या होगी, डिप्लीशन लेयर। पी एन जंक्शन, एक तरफ पी एक तरफ एन, एन बनाने के लिए पेंटावेलेंट से, पी बनाने के लिए ट्राईवेलेंट से। दो शब्द हो गए क्लियर। पोटेंशियल डेवलप हो गया इनके बीच में। डिप्लीशन लेयर वो जो बीच का हिस्सा होता है जंक्शन पे, जहां पे कि अब एक थिक परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर आना बंद हो जाते हैं, होल्स दूसरी तरफ जाना बंद हो जाते हैं। तीसरी इसमें टर्म होती है एक, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसको समझ लीजिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो P वाला है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, बैटरी के पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना बैटरी का, अगर हम P वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और N वाले को नेगेटिव से, छोटा वाला नेगेटिव होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। फिर से मेरी एक बात समझ लीजिए कि अगर डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, P वाले को पॉजिटिव से, देखो P से पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं, आगे की बात सोच रहे हैं। अगर आप आगे की बात सोचोगे तो ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, मतलब N टाइप नेगेटिव टर्मिनल से और P टाइप पॉजिटिव से, तो आपको दो चीज देखने के लिए मिलेंगी कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ये धीरे धीरे डिक्रीज होगी। क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बाद में जाके वेनिश, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो बीच में थिक लेयर, डिप्लीशन लेयर बनी थी जिसने इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोक दिया था, ये लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। और ये किसकी तरह काम करेगी, बिना रुके, बिना किसी विरोध के इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। समझ लीजिएगा। देखो मान ले ये हमारे बीच में जाति धर्म की दीवार है, ये क्या, जाति धर्म की दीवार। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं, हम लोग फॉरवर्ड सोच रहे हैं, हमें कोई मानव में कोई भेद नहीं है, हम सारे के सारे इंसान एक जैसे हैं, सब एक हवा एक पानी में सांस लेते हैं, कोई SC ST, कोई जनरल, कोई OBC कुछ नहीं है। तो हम सबको बराबर माने, बराबर का हक दें, उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाएं, सबको ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना से देखें। तो कहने का मतलब हमारे बीच में जो एक दीवार है वो दीवार कम होती जा रही है। तो यहीं से याद कर लीजिएगा कि अगर हम फॉरवर्ड आगे की सोचते हैं तो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और उस दिन का वेट कर रहे हैं हम। तो दुआ करते हैं डेली कि भगवान वो दिन बहुत जल्दी लेकर आए जो हमारे बीच में से जाति धर्म की दीवार खत्म हो जाए, और हमारा देश, जैसा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था, जैसा कि हमारे शहीदों ने सोचा था, ऐसा एक बहुत ही
प्यारा और बहुत ही अच्छा, जिसमें सब मिलकर रहें, ऐसे देश का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो अगर हम आगे का सोचेंगे तो बीच की लेयर क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। चौथा होता है इसमें एक टर्म रिवर्स बायसिंग, बैकवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पीछे चल रहे होंगे हम पुराने जमाने में, तो जाति धर्म की दीवार कितनी ज्यादा थी, तो ये जो डिप्लीशन लेयर होगी 6 परत, ये इंक्रीज करेगी और मोटी हो जाएगी। मतलब इतनी मोटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा रोक देगी जाने से, बहुत ज्यादा बिल्कुल ही जाने से रोक देगी। क्लियर है, तो रिवर्स बायसिंग में ये परत जो डिप्लीशन लेयर, ये चौड़ी होती जाती है और फॉरवर्ड में ये कम होती जाती है। क्लियर है ना बेटा, कास्ट सिस्टम इस सबको हटाना। देखो असली क्रांति की जरूरत इस समय है हमारे देश को। अभी देखो इतना ज्यादा मतलब आपस में हम लोगों को विश्वास नहीं रहा कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी सारी समस्याओं को हल कर सकें। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से किसी भी देश का पतन है कि जब युवाओं को कोई रास्ता ना हो और वो किसी भी जाति धर्म के ऊपर लड़ने लगे। तो कहने का मतलब सिंपल है कि देश पतन की राह पर चल चुका है, और ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ है। तो ये जो डायोड होती है, ये कई तरह के काम आते हैं, एसी से डीसी में बदलते हैं, जिसे आप रेक्टिफायर बोलते हो। रेक्टिफायर कल भी बताया था, डिस्टकारी। कहने का मतलब डायोड जो है ना, ये एक डायरेक्शन में जाने देती है करंट को, और कुछ स्पेशल दोनों में भी जाने देती हैं। तो ऐसी जो आती है, ऐसी वाली जो लाइट आती है, ये एक डायरेक्शन में कर देता है, डिस्टकारी रेक्टिफायर। सेकंड, लाइट के लिए होती है, आपको पता है लाइट एमिशन डायोड होती है ना, एलईडी, ये भी डायोड ही होती है। और ये किस पे काम करती है, फॉरवर्ड बायसिंग पे। किसकी तरह काम करती है, फॉरवर्ड बायसिंग। आज थोड़ा हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी, बाबू ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, इसके मुझे मिले ही नहीं हिंदी शब्द। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है एक, जिसे बोलते हैं जीनर डायोड। ये आप लोग उसमें और पढ़ोगे, जीनर डायोड, ये रिवर्स बायसिंग पे काम करती है टेक्निकल में। इसी तरह अगर आप क्या करो कि 2 पी लो, उसके बीच में एक एन टाइप और फिर पी टाइप, या 2 एन के बीच में एक एन पी टाइप। कहने का मतलब 2 पी के बीच में एक एन टाइप डायोड लगा दो, या 2 एन के बीच में एक पी। तो इस तरीके का जो सिस्टम बनता है, इसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर 2-3 तरीके से काम करता है। एक तो स्विच की तरह भी काम करता है, स्विच समझते हो ना, ऑन ऑफ। ऑन पे 1, किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, और ऑफ पे 0। और इसी स्विच की वजह से क्या बनते हैं, लॉजिक गेट, नॉर, एंड, नेंड, जॉर, ये सब। और इसी लॉजिक गेट की बहुत सारे लॉजिक गेट लगा के क्या बनाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर जो एक सिलिकॉन की चिप पे, एक सिलिकॉन की चिप पे हजारों करोड़ों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो याद रखिएगा उसकी जो बेसिक साइंस है वो यही है जो भी आप आज हमने शुरुआत से पढ़ी है। इसकी जो बेसिक साइंस है वो वही है जो हमने आज शुरुआत से पढ़ी है। मन करे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह, और दूसरा एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। एम्पलीफायर समझते हैं ना, जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। मान लो अगर 2 वोल्टेज मिले तो बढ़ा के 20, ये तो मैं वोल्टेज के केस में बता रहा हूं, मतलब इनपुट पावर को बढ़ा के ज्यादा कर देता, आउटपुट ज्यादा देता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। मतलब एक इकट्ठा करता है, बेस से करंट को या वोल्टेज जो भी आपको इनपुट देना है वो देते हैं। एमिट उत्सर्जन करता है, और कलेक्टर कलेक्ट करता है, ईबीसी। एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर 2 तरह से काम करता है, स्विच की तरह, एम्पलीफायर की तरह। स्विच में 1 तो ऑन, ऑफ तो 0, और अगर इन्हीं को 1 0 0 1 बना के क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट, नॉर, और एंड, और नॉर लॉजिक गेट से क्या बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन बेसिक साइंस क्या रहती है, सबकी सेम रहती है। बहुत ही ज्यादा आप लोगों का धन्यवाद, वेग का आपने बहुत ही जबरदस्त साथ दिया है। जिन लोगों ने नहीं दिया कोई बात नहीं, लोग कम आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने आएंगे आप लोगों का बेहतर कराना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो ये मेरे विचार में अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा टेम्परेचर के लिए बात कर लें, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस इजी हैं,
क्योंकि सब बेसिस पे। अब देखो क्वेश्चन करोगे तो आपको सबको ये सारी चीजें तुरंत के तुरंत याद होती चलेंगी। पहले पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट में दिक्कत आती होगी, एन पी क्या होते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेना। एन और पी में कभी नहीं भूलोगे, एन कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एक बार एन पी समझ में आ गए तो दो एन, इधर भी ट्राइवेलेंट, इधर भी पेंटा, इधर भी पेंटावेलेंट, बीच में ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी। नेक्स्ट क्या होता है, बस थोड़ा सा बच्चे कम आते हैं ना तो क्या होता है, हिसाब देना होता है, तो क्या होता है कि फिर कंपैरिजन होता है कि अरे यार इसमें इतने आए तेरे में तो कम आए, तो बस उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। बाकी जिंदाबाद है, हमें कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से। तापमान, देखो जो तापमान होता है टेम्परेचर, ये एक एटम है, एटम में तापमान का मतलब है ऊष्मा को नापने के काम आता है। टेम्परेचर मतलब ऊष्मा को किसमें नापते हैं, टेम्परेचर से। ये गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। तो होता क्या एक्चुअल में, ये होता है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो या ठंडी करते हो तो ये जो होते हैं इनके बीच में काइनेटिक, ये एक दूसरे से दूर, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, क्या होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। हालांकि सॉलिड की या ठोस जो होते हैं इनके बीच में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर जितनी भी ये हैं इन सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तो जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। सारे अणुओं की औसत, सारे अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो अगर औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप निकाल देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, टेम्परेचर। अब अगर गर्मी है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठंड है तो ये कम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर को नापने के लिए हमने बनाए थर्मोमीटर। क्या बनाए, थर्मोमीटर। कई तरह के थर्मोमीटर होते हैं, फटाफट इनको और लिख लो जिससे कि आज का हमारा मतलब ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे नंबर 1 लिक्विड थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर, द्रव थर्मामीटर। इसमें क्या होता है, दो का इस्तेमाल कर लेते हैं, एल्कोहल का और पारा, मरकरी और एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। जो मरकरी वाला है, मरकरी क्या होता है कि -40। देखो ये जो थर्मोमीटर होते हैं ये दो तरीके से चीजों को मेजर करते हैं, समझिएगा। इनका जो सबसे निचला पॉइंट होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे ये जम जाते हैं, जिसे आप हिमांक भी कहते हो। जहां पे जम जाते हैं वो इनका सबसे लोअर या कम पॉइंट होता है। और जहां पे ये उबलने लगते हैं वो इनका क्या होता है, जहां पे क्या लगते हैं, उबलने लगते हैं, वो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बीच की चीजों को ये आराम से मेजर करने लगते हैं। तो एल्कोहल और पारा क्या होता है, -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और 115 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो ये कितनी इससे हम कितनी डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं, मतलब -39 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस तक, समझ रहे हैं। लेकिन एल्कोहल और कम, 357 -39 डिग्री सेल्सियस से उबलता है 357 डिग्री सेल्सियस। -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल फ्रीज होता है और उबलने लगता है 79 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर आपको और कम नेगेटिव या और ठंडा तापमान नापना है तो आप लिक्विड थर्मोमीटर में किस लिक्विड का यूज कर लोगे, एल्कोहल। और नहीं तो पारा या जो आपका सिंपल मरकरी थर्मोमीटर होता है इसको 2 कर लो, वरना ये माइनस सा लगेगा। क्लियर है। 357 लिक्विड थर्मोमीटर। सेकंड होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टर जो यूज करते हैं, हमारा आपका थर्मोमीटर मतलब तापमान नापने के लिए डॉक्टर वाला क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट रेंज होती है इसकी, बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज, 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज में। और अगर इसको फॉरेनहाइट में कहोगे तो 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस से 43 या 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट, बहुत शॉर्ट रेंज का। और मानव का, ह्यूमन बॉडी का, मानव का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है,
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप इसे सेल्सियस में कहोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। जो हमारे मानव शरीर का होता है नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में करोगे तो 37 और केल्विन में करोगे तो 310 केल्विन। पारा -39 से 357, एल्कोहल -115 से 79, 79। इथेनॉल की बात बता रहा हूं, जैसे ऑल बढ़ते जाएंगे, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तीसरा होता है गैस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर वाला। तो जो गैस थर्मामीटर होते हैं उनमें हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को नाप सकते हैं। और अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लिया तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक। गैस थर्मामीटर हाइड्रोजन का 500 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर आपने गैस में नाइट्रोजन ले ली तो 1500 डिग्री सेल्सियस। देन होता है प्लेटिनम रेसिस्टेंस, प्लेटिनम थर्मामीटर या प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। इसमें -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, काफी बड़ी रेंज तक नापे जा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थर्मोकपल ये भी उसी की तरह काम करता है जो भी हम पढ़ के आए हैं। थर्मोमीटर, ताप युग्म, इसमें क्या होते हैं, दो अलग धातु होती हैं, दो अलग अलग धातु होती हैं, दो अलग अलग धातुओं को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं दो टू मेटल्स को, टू डिफरेंट मेटल्स को। कैसे समझिएगा, मेटल्स और लिख लो, ये पूछा जाता है। ये मान लो मेटल ए और ये मान लो मेटल बी, क्लियर है। इनको हमने जोड़ दिया, ये जोड़ने वाला पॉइंट क्या कहेगा, जंक्शन, कपल कर दिया। इसका टेम्परेचर अलग है, समझिएगा, इसका टेम्परेचर अलग है। क्या किया कि इन दोनों का टेम्परेचर अलग है, दो मेटल है, मेटल ए मेटल बी, इन दोनों को जोड़ दिया तो इनके यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते बढ़ाते रहोगे ये वोल्टेज भी बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो वोल्टेज से काफी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो थर्मोकपल होते हैं इसमें दो मेटल के वायर लेते हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, वोल्टेज फ्लो करते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव। सीबेक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था सीबेक प्रभाव। तो कहने का मतलब जो थर्मोकपल होते हैं ये -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक, 1600 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। ये किस पे काम करते हैं, सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव क्या है कि दो अलग अलग मेटल के वायर को लेके अगर आप जोड़ देते हो, जंक्शन बना देते हो, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो उनके अंदर वोल्टेज प्रभावित होगा। और अगर वोल्टेज प्रभावित होगा तो टेम्परेचर भी उनका अलग अलग होगा। इसी को क्या बोल दिया, सीबेक इफेक्ट। तो थर्मोकपल किस पे काम करता है, सीबेक प्रभाव पे। उसके बाद आ जाता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। उत्तापमापी मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे एक आध, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इसके ऊपर। इसमें क्या है, इसका एक स्टीफन नियम है। क्या नियम है, स्टीफन रूल। स्टीफन रूल कहता है कि इससे जो बहुत दूर के स्टार्स वगैरह होते हैं, तारे या सूर्य का जो तापमान है उसको नापने के काम किया जाता है। पायरो मतलब रेडिएशन नापी जाती है कि जो रेडिएशन आ रही है वो तापमान की पावर 4 पावर के इक्वल होगी। मतलब टेम्परेचर की पावर 4 के जो उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, उससे जो रेडिएशन आ रही है वो तापमान का कितना होता है, चौथाई। मतलब तापमान टेम्परेचर की पावर 4। तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस पे काम करता है, स्टीफन रूल पे। और इससे क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो दूर या कोई स्टार वगैरह होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है उनका तापमान नापा जाता है। क्लियर है। और ये कम तापमान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता,
क्योंकि जो उत्सर्जन होता है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद ही होता है, तो इससे ज्यादा ही तापमान नापे जा सकते हैं। देन आ जाता है स्केल। जो तापमान नापने के स्केल हैं वो कई तरह के हैं, जैसे भूकंप को नापने का है रिक्टर और मर्केली, इसी टेम्परेचर के भी कई सारे स्केल हैं, कई सारे पैमाने हैं, और वो पैमाने उसी पे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे नीचा और बॉइलिंग, और ज्यादातर ने किसके हिसाब से बनाया है, पानी के हिसाब से बनाया है। तो 3-4 मेन है, जैसे नंबर 1 सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस नंबर 1 क्या है, सेल्सियस। तो पानी जमता कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उबलता कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से टोटल कितने भाग कर दिए इन्होंने अपने पैमाने के, 100। क्लियर है। सेकंड है इनका फ़ारेनहाइट। सेकंड कितना है, फ़ारेनहाइट 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी डिग्री में, और इन्होंने कितने भाग कर दिए, 180 पार्ट्स। कहने का मतलब 32 फ़ारेनहाइट पे पानी जमता है, 212 फ़ारेनहाइट पे उबलता है। तीसरा है केल्विन पैमाना। केल्विन ये फ़ारेनहाइट, एफ से के से केल्विन पैमाना। तो जो केल्विन पैमाना है इसमें 273 डिग्री या 273 केल्विन पे पानी जमता है, 373 पे उबलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से यहां से क्या शुरू हो रहा है, 273 केल्विन पे। इसमें भी कितने हैं, 100 पार्ट हैं। और लास्ट है र्यूमर, REAMUR, र्यूमर स्केल। यह आपने नया पढ़ा होगा, दे रखा है तो इसको भी लिखवा देता हूं। इसमें 0 डिग्री आर पे पानी जम जाता है, 80 डिग्री आर पे उबल जाता है, और इसने कितने भाग बता रखे हैं, 80 पार्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाना फिर से। 273 पे पानी उबलने लगता है, जबकि सेल्सियस में क्या रहा होगा, सेल्सियस में क्या रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो अगर आपको 32-30 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में, तो देखो दोनों का सबसे नीचे वाला पॉइंट देखो, इसका 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है, इसका 273 से। इसका मतलब ये आगे है, तो क्या कहेंगे, 273 में ऐड कर देंगे। 3 7 3 10 की 0 हाथ से लगा, 1 2 1 3, मतलब 303 केल्विन। भाई ऊपर चल रहे हैं ना, 32 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, ऊपर, और यहां क्या शुरुआत हो रही है, इसका 0 मतलब क्या है, 273, और 273 से आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक चीज सोचो, ABCD में C पहले आता है या K पहले आता है, और एक तुक्का बता दूं, ये कई बार कंफ्यूजन होता है, ABCD में C पहले आता है या K, जाहिर सी बात है C पहले आता है। C से K तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और किस में ऐड करोगे, 273 में। हो गया आसान। वापस आने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे, कितने में से, 373 में से। आपसे कहा गया 303 केल्विन, बोला 303 केल्विन को किस में बदल दो, 303 केल्विन को बदल दो सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे, 273 को माइनस कर दो, वापस आने के लिए माइनस कर दो, 3 में से 3, 10 में से 7 गए 30, आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ोगे प्लस करोगे, के से सी में पीछे आओगे माइनस करोगे, 273, 373 नहीं 273। क्लियर है। इसका एक नियम भी है, इसका एक रूल भी है, वो रूल लिख लीजिए अच्छे से। रूल है इसका, C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 R/80 K माइनस 273। देखो केल्विन से घटाने के लिए 273 करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल दो, र्यूमर में बदल दो, केल्विन में बदल दो। मैं सिर्फ आपको केल्विन और सेल्सियस का बता के छोड़ दिया, सी से आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है ना। ये चीजें ऐसी नहीं है समझ में नहीं आ रही होंगी, जब समझाने वाले को पता चल जाता है कौन सी चीज समझ में आई है नहीं आई है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब लाते हैं क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिए। ये क्लियर है आप लोगों को, धीरे धीरे और चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करके मैं बताता हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 20 क्वेश्चन है, जाना मत। कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, बिना किए मत जाना। इससे आपको 20 क्वेश्चन कराएं, फिर उनके आंसर आपको रटाएं, उससे अच्छा है आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। और ये मेरा दिल कहता है कि मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा, जितनी मुझसे मेहनत हो सकती है
उससे दुगनी तिगनी कर रहा हूं। रात भी मैं ऑफिस में सोया बीमार होते हुए, क्योंकि मेरे रूम पे नेट नहीं आता। तो मैं सोचा कि अगर इनको अच्छे से चीजें डिलीवर नहीं की तो इनको समझ में नहीं आएगा। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जब ये क्लास एंड हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो आप पहले से कम आधे अच्छे हो जाओ। 100% ना आए आप पे, कम से कम 50% आ रहा हो। बस यही मकसद में लेकर चल रहा हूं। साथ देंगे, लाइक करेंगे तो भला आपके लिए, और नहीं करेंगे तो भला आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए। कोई टेंशन नहीं है, बस आप पढ़ो, टेंशन मत लो। क्लियर है? शाबाश। और ये मैं कोई पढ़ा के आप पे एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं कोई IITN PhD और EHD नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक आम बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन मुझे शौक है कि मैं चीजों को अंदर से पढ़ता हूं बस। तो उसी के लिए आप लोगों का भी कितना बड़ा शुक्रिया है कि आप लोग यहां तक रहते हो। दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो कि हैज ओवरलैपिंग कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, किसके चालन व संयोजन बैंड अतिच्छादी रहते हैं, मतलब एक दूसरे पे ढके रहते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो आपको शुरुआत में बताया था जिसमें सबसे कम क्या रहती है, जरूरत रहती है एनर्जी पहुंचाने की, और वो किसमें रहती है, कंडक्टर में। किसमें रहती है, कंडक्टर बी। जो चालक के जो बैंड होते हैं वो दोनों एक दूसरे से कैसे कर रहे होते हैं, ओवरलैप। तो जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते थे जिससे फ्री नहीं होते थे। क्या देते थे, टेम्परेचर देने से फ्री होते थे, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होती थी। इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा गैप रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चे। हैज वास्ट गैप, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसमें ज्यादा गैप है, किसमें ज्यादा गैप है, इंसुलेटर में, कंडक्टर में। शाबाश। अभी बताया भाई, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उधर कंडक्शन बैंड, इधर क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड। बहुत ज्यादा गैप रहता है, बहुत ज्यादा गैप, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंच पाते, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए वाला, इंसुलेटर। शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ चीजें समझ में नहीं आई ना तो मुझे बता देना, ठीक है, पर परेशान मत होना। जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें नहीं आ रही थी ना कुछ समझ में, उन्हें हम रिवीजन में करेंगे। और आप इस बात से बेफिक्र रहो बाबू कि मुझे पता है सब कुछ, सिलेबस में बहुत समय से और अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। मैं इसको और भी जल्दी करा देता, सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता। मुझे कई लोगों ने राय दी, अरे सर इतना पढ़ा रहे हो, वन लाइनर कराओ, ये डी वाले हैं, ALP वाले हैं। मैं भाई बोला, भाई देखो, अगर तुम पढ़ा रहे हो तो ढंग से पढ़ाओ, नहीं तो एक काम करो, तुम मत ही पढ़ाओ। इसलिए 1 घंटे 2 घंटे का वो भी नहीं रहता मुझे। चालकता चालक व अचालक के मध्य होती है, कौन से रहते हैं, सेमीकंडक्टर्स, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको पता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आधे, बीच में, ऊपर इनसे कम, चालक या कंडक्टर से क्या रहती है, कम, कंडक्टर से रहती है कम, और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, अचालक से। तो ये क्या हो गया, यहां हो गई सेमी, आधी, अर्ध, तो क्या हो गए, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, बहुत अच्छे। आज बच्चे आए क्यों नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। 2200 तो कभी भी नहीं थे। हो सकता है टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, ये भी हो सकता है इस बात का। बस ये है भगवान कंपैरिजन ना हो। बेटा थोड़ा जूम कर दीजिए सर, थोड़ा सा ऊपर करके, कम दिख रहा है बच्चों को। अभी करा रहा हूं बाबू। प्योर सेमीकंडक्टर्स को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक।
अंत है अर्धचालक प्योर, सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम जर्मेनियम के बने हुए, पढ़ाया था ना अच्छे से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते थे? नंबर ऑफ होल्स। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया इसका? बी, इंट्रिंसिक, बी वाला, अंत है अर्धचालक। कोई बात नहीं, समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 5 प्योर सेमीकंडक्टर समझ में आ गया था ना, सिलिकॉन जर्मेनियम वाले इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ डैश इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है? कंडक्टिविटी समझ रहे हो ना, ज्यादा जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो किसकी जाती है? सेमीकंडक्टर्स की। किसकी होती है? सेमीकंडक्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो अर्धचालक होते हैं या सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेसिस्टेंस घटता है। जब रेसिस्टेंस घटेगा, प्रतिरोध कम होगा, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड, शाबाश। बस लाइक कर देना, अगर मन करे शेयर भी कर देना। तुम लाइक शेयर नहीं करोगे तो व्यूज नहीं आएंगे और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये समझ लेना आप लोग। इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं कहता, अब आपकी इच्छा है। क्लियर है ना? जिसको समझ में नहीं आ रहा बाबू, मैंने पहले वीडियो समझाई है, एक बार कोशिश करना। समझाए ना सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किन तत्वों का उपयोग होता है या प्रयोग होता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों, एक भी नहीं इनमें से। तो अभी आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना, रेसिस्टेंस वाला, क्यों घटेगी क्यों बढ़ेगी? इनका अपोजिट बिहेवियर होता है, यही इनकी खासियत है। क्योंकि टेम्परेचर देने से इनके कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, जबकि जो बाकी कंडक्टर होते हैं उनके टेम्परेचर देने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करने लगते हैं। इनके पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, नए टूटेंगे तो अपोज किसका करेंगे? इसलिए तो सिलिकॉन जर्मेनियम, सी, दोनों का इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, इनके कंपाउंड का भी, सिलिकॉन आर्सेनिक, सिलिकॉन बोरोन, इस तरह से तीनों का होता है बच्चा, तीनों का। क्वेश्चन नंबर 7 तीनों का इस्तेमाल होता है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया ये चीज, बहुत अच्छे, तीनों को बताया है ना मैंने चीज, शाबाश, गुड, सब बताया बच्चा मैंने। ये वो क्वेश्चन एक आध अलग से देता हूं, बाकी जितना आ रहा होता है सारे प्रीवियस ईयर देखकर, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सोचकर तब ये लिखता हूं अपने हाथ से, इसलिए टाइप नहीं करवाता। डैश इज द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी एटम्स टू मॉडिफाई द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। समझना, क्या ऐड करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मॉडिफाई हो जाती है? अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने हेतु अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया, वैलेंसिंग, डोपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी वाला, डोपिंग। याद है ना बच्चा डोपिंग, कि अगर पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन वाले से करते थे ग्रुप 15 से, तो क्या होता था? एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर 3 वाले से करते थे ट्राइवेलेंट से, बोरोन वाले, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला वाले से, तो क्या हो जाता था? पी टाइप। शाबाश, डोपिंग। क्वेश्चन नंबर 8 सर लगाते रहिएगा आप बस। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? बहुत अच्छे, बस बच्चा समझ में आ जाएं चीजें तो ऐसा लगता है कि मजा आ गया। भाई मैंने तो कोशिश की है, हाँ कुछ हिंदी वालों को आज मुझसे दिक्कत रही होगी, पर मैं फिर से सच में उन्हें बता रहा हूं बाबू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप जानते हो मैं हिंदी में ही ज्यादातर पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बट क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ जो चैप्टर होते हैं उनको इंग्लिश में पढ़ना जरूरी होता है, उनकी हिंदी जो होती है देखो कितनी अजीब है, अपमिश्रण वगैरह। डैश एंड डैश ग्रुप एलिमेंट्स आर मोस्टली यूज्ड इन डोपिंग। कौन कौन से?
नहीं भूलोगे, मुझे पता है। अब तुम बहुत सही बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो सबके सब। ग्रुप एलिमेंट मोस्टली यूज इन डोपिंग, अभी बताया है, देखो सामने लिखा है, जिसमें ट्राइवेलेंट होते हैं 3। ट्राइवेलेंट मतलब 13th ग्रुप, जिसको पुराना कौन सा कहते थे, थर्ड, और जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 15th ग्रुप, जिसको पहले 5th ग्रुप बोलते थे। तो 13th और 15th, थर्ड और फोर्थ, ए वाला बिल्कुल सही। और सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल होता है वो 4th ग्रुप या 14। शाबाश, ए वाला 13 और 15। इसमें तो पहले से 3 आ गया, इसमें पहले से 5 आ गया, इतने याद रखना। 13 और 15, 3 और 5। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे हैं ना क्वेश्चन सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 10, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद आर्सेनिक विल रिजल्ट। डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद आर्सेनिक, अब आपको सोचना पड़ेगा। ओ अच्छा सॉरी, 9 वाला, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरोन। डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरोन, बोरोन समझो कहां होता है, तो अभी मैंने क्या बताया था, ग्रुप नंबर 13, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन 3 में। तो ट्राइवेलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 से कंबाइन करेंगे, तो सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपनी जगह छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, होल। और होल मतलब पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, पी टाइप। कम मतलब पी टाइप। पी टाइप क्या बन जाएगा, ए, पी टाइप, हिंदी में पी टाइप बन जाएगा वो। अगर सिलिकॉन को बोरोन के साथ अपमिश्रित कर देते हैं तो कौन से अर्धचालक बनते हैं, पी टाइप, क्योंकि बोरोन के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 4, एक बच जाएगा जो किसी से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से होल्स बनेंगे। होल माने कोटर, और कोटर माने प्लस। कोटर के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, होल्स। गलत मत करना जरा भी, बिल्कुल सही। ट्राइवेलेंट के साथ क्या होते हैं, पी टाइप, 3 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ बिल्कुल बदल दिया। अब की बार क्या कर दिया, क्वेश्चन बदल दिया। आर्सेनिक कौन सा होता है, 15th ग्रुप वाला होता है ना आर्सेनिक, और इसमें कितने होते हैं, 5 पेंटावेलेंट। तो 4 के साथ सिलिकॉन के साथ कंबाइन करेगा तो 1 एक्स्ट्रा रह जाएगा, 1 डोनर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। इसको डोनर भी बोलते हैं, पहले वाले को एक्सेप्टर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, मतलब एन टाइप। बिल्कुल सही, बी वाला क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, बी वाला, बहुत अच्छे। आज हमने थोड़ा सा वो भी पढ़ा है ना, थर्मामीटर वगैरह, अभी उसके भी क्वेश्चन हैं, आप आराम से करना। कल फिर हम लोग पूरी वो थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे, और फिर इंपॉर्टेंट में आ जाएगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। बोलो, एन टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल्स, एल्यूमिनियम होता है ट्राइवेलेंट। सभी सही हैं, बिल्कुल सही है। मैंने पूछा बस कि इनमें से कौन से सही हैं, तो ये क्या है, सभी सही हैं, बिल्कुल सही है। एन टाइप में क्या होते हैं बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। पी टाइप में होल्स होते हैं पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइन है उसका बताना है आपको। बहुत अच्छे सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बस रुके रहिएगा। और लाइक डिसलाइक वालों, तुमने डिसलाइक किया है, भगवान देख रहा है कि तुमने क्यों डिसलाइक किया है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा मैं पूरा कराऊंगा, जिसको आप जा सकते हैं बाद में देख लीजिएगा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा बच्चा, मुझे सिलेबस का ध्यान है, मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है बाबू किसी भी तरह। फिर मैं रिवीजन में सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तभी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे।
अरे मैं अपने लिए कर रहा हूं क्या, मुझे क्या जरूरत है, मुझे इतने पैसे थोड़ी ना मिलते कि मैं सर मरा, मतलब सर धुनूं अपना। ये तो पता नहीं क्या है मेरे अंदर कि मैं मरता हूं आप लोगों के लिए, ज्यादा जी लिकड़ा रहता है मेरा आप लोगों के लिए। किसका साइन है ये? डायोड का। किसका साइन है ये? डायोड का। किसका साइन है? डायोड। बताया था ना, ट्रायंगल के आगे ऐसा रोका सा हो, क्या हो जाता है ये? डायोड। पीएन जंक्शन वाली जो बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाला, डायोड, बिल्कुल सही। मुझे ना देना बाबू एएलपी और ग्रुप डी, कहीं सोच रहे हो मैंने ना भरा। मुझे सिर्फ वर्दी वाले एग्जाम अच्छे लगते हैं, बाकी नहीं भरता मैं। तो कहीं सोच रहे हो कि मैं अपने लिए साइंस पढ़ रहा हूं, ये नहीं है, मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा। मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स लाइक सन। किसका प्रयोग सूर्य या आदि तारों का तापमान मापने हेतु होता है? जल्दी से बताइए। सूरज वगैरह का तापमान, गैस, टोटल रेडिएशन। जैसे ही रेडिएशन नाम आ जाए, पायरो आ जाए, प्यारो, सन प्यारो, या रेडिएशन, सन से होती है रेडिएशन, तो किसका नापते हैं? सन का नापते हैं। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी, बी वाला। और ये किस पे काम करता है? किस पे काम करता है ये? स्टीफन नियम पे। स्टीफन नियम पे। स्टीफन नियम क्या कहता है कि जो एनर्जी की पावर होगी वो T की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना रेडिएशन होगा। तो इसके हिसाब से निकाल देते हैं, स्टीफन का रूल, स्टीफन नियम। अगला क्वेश्चन सर आप क्वेश्चन बस लगाते रहिए, जल्दी ध्यान इधर उधर मत रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ सन, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। याद है ना ये अच्छे से? प्यारो, सन, स्टीफन रूल, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द लॉ ऑफ स्टीफन ऑन विच पायरोमीटर वर्क। अगली बार आपको लॉ दे दिया गया, पायरोमीटर किस पे काम करता है? स्टीफन लॉ, बिल्कुल सही। ई की पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, तो क्या हो जाएगा इसका? बी। स्टीफन इस पे पायरोमीटर वर्क करता है। इस पे क्या करता है? पायरोमीटर वर्क करता है। गुड। शाबाश। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में क्या होगा? उसका फॉरेनहाइट में बताना है। एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी आपको 1 मिनट पहले, इसका क्या बताना है आपको? तापक्रम बताना है। उसी फॉर्मूले के आधार पे निकालने की कोशिश करो। ये वाला बताया था ना आपको, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ये वाला फॉर्मूला, C/100 इक्वल टू F - 32 बटे 180, क्योंकि इसमें 180 भाग होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, इसको काट दोगे 20 × 180, 20 × 5 = 100, तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 9C इक्वल टू F - 32 × 5, तो 5 इधर ही रह गया। C कितना दे रखा है? 60 बटे 5, F - 32, 5 से 12 बार, 12 × 5 = 60, 12 निम्मा कितने होते हैं? 108, 12 निम्मा कितने होते हैं? 108, 32 माइनस के इधर आके क्या हो गया? प्लस का, तो कितने हो गए? 140 डिग्री फॉरेनहाइट। तो किसी का अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो फॉर्मूले में रख दो C की जगह 60, काटते पीटते रहो, और ही जी है। कैसे करोगे कि 5 से 60 रख दो, 5 12 बार कट गया, इधर 9 था, ऊपर आके मल्टीप्लाई 180, 180 में ये माइनस के इधर आके क्या हो गया? प्लस। 12 निम्मा 108, सॉरी, कितना हो गया ये? 140 डिग्री। कितना हो गया? 140 डिग्री। कितना हो गया? 140 डिग्री फॉरेनहाइट। क्लियर है आंसर? ए वाला, इसका आंसर क्या हो गया? ए वाला, बिल्कुल सही, 140। ऐसे निकाल लिया करो ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये आएगा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। किसी वस्तु का ताप सूचक है, टेम्परेचर इज, पूरा बताओ इसमें से, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का,
उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा का। तो जितनों की औसत गतिज ऊर्जा होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है हीट देने पे, तो तापमान भी बढ़ता है क्योंकि औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। इसमें गलत दे रहे हो आप लोग आंसर। बताया था टोटल एनर्जी की बात नहीं होती बाबू, टोटल औसत काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जैसे हीट देने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे, लाइक कर देना कम से कम मन करे तो। क्वेश्चन नंबर 17, 3 और रह गए बस। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेल्सियस पे कितना होता है? तो ये मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट, ये समझ लीजिएगा इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं नापा जा सका है। ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, या आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ये 3 तरीके से हो जाता है अगर इसको मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो। जीरो डिग्री केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसे फॉरेनहाइट पे लोगे तो -459.67 फ़ारेनहाइट। ये तीनों के तीनों एब्सोल्यूट जीरो। इससे नीचे तापमान अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इससे नीचे टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट। मेरा हाथ देख रहे हो, ऐसे वजह से मैंने रिपेयरिंग की हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बिल्कुल सही। ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर, याद है ना? ताप युग्म थर्मोकपल, सीबेक, स्टीफन, दोनों या कोई नहीं। तो ये किस पे काम करता है? सीबेक। पीछे देख, मुड़ के देख, देखना मुड़ मुड़ के, वो वाली बात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 2 मेटल होते हैं, अलग अलग धातु होती हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। इसका टेम्परेचर कुछ और, इसका टेम्परेचर कुछ और, इनके बीच में वोल्टेज डेवलप होता है, उससे क्या नाप लेते हैं? टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीबेक इफेक्ट, ए। सीबेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। 19 क्वेश्चन 19। सब कुछ खत्म हो जाता है, बच्चों की तादाद खत्म हो जाती है। घड़ी इसमें क्या बोलते हैं इसको? थर्मामीटर से में, इसमें बैटरी खत्म हो जाती है जो हमारी आवाज को आप तक पहुंचाता है। बोतल में पानी खत्म हो जाता है, आपके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है, पढ़ाने के लिए नोट्स खत्म हो जाते हैं, मगर हिम्मत बरकरार रहती है, वो खत्म नहीं होती। एएलपी का एग्जाम मई में हो जाए, कैसे करोगे? अरे भैया जब हो तब से पहले आपका खत्म हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? जून जुलाई तक होगा, उससे पहले नहीं होगा। करेक्ट, इसमें से करेक्ट बताना है। तो अभी इसका फॉर्मूला लिखवाया था, देखो सारी चीजें आपको याद करा रहा हूं। अगर करोगे, ये वाला फॉर्मूला था ना, C/100, F - 32/180, 20 नम्मा 180, 20/5, 20 पंजे 100, तो C/5, F - 32/9, इधर की जगह इधर लिख दिया। कौन सा हो गया? बी। कौन सा हो गया? बी। और लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने है, इसको करके दिखाइए। डायनेमो मोटर दोनों ही ईएमआई पे काम करते हैं, दोनों ही ईएमआई पे काम करते हैं दोस्त, कल लिखवाया था। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदल दीजिए सेल्सियस में। तो जहां इसी फॉर्मूले में जहां फ़ारेनहाइट है, ये वाला फॉर्मूला है ना, C/5 F - 32/9, यहीं पे जहां पे फ़ारेनहाइट है, यहां पे क्या रख दो? 100 रख दो बटे 9। 100 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 में से 2 गए 8, और यहां रह गए 10 में से 3 गए 7, 78। और ये 5 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा इधर,
अब इसकी गुणा कर दो, 5 अट्टे 40 की जोर से लगा 4, 5 सत्ते 35 और 4 39। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे गलती हो गई, तो 68 होगा ना, 68 और 2 70 और 30 168। तो कितना हो जाएगा? 5 अट्टे 40 की जोर से लगा 4, 5 अंक 30 और 4 34। 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27, 7 0, 9 सत्ते 63, 7 0 पॉइंट लगा के 9 सत्ते 63, लगभग कितना हो जाएगा? 37.7 डिग्री सेल्सियस। इतना ही होगा ना? हाँ, बी वाला अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सही, शाबाश। क्लियर है ना अब सारी चीजें? चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुक्रिया, सलाम, जय हिंद, राम राम सभी को। लड़िएगा मत बहुत ज्यादा, आजकल ये आपको लोग भड़काएंगे जाति बात में लेके, लेकिन एक दूसरे को जवाब नहीं देना, कुछ संवैधानिक हल निकालना है। कभी भी इस चीज को बढ़ावा मत देना, फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज को फॉरवर्ड मत करना, वरना एक बात याद रखना कि आप लोग उन गद्दारों में से होगे जिन गद्दारों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी की मुखबरी की थी, उनके खिलाफ गवाही दी थी। क्योंकि आप भी देश को तोड़ने का काम करोगे तो अपने कुछ आदर्शों पे चलना, सोचना। इस देश को यहां तक लाने के लिए खून पसीना दिया है लोगों ने, और आप लोग जो मजे ले रहे हो, तो जरा भी ऐसी चीजें मत फैलाना, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा। लाइक करो मत करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें मत करना, ठीक है? कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, आइएगा। कल थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कम होते रहोगे तो मेरी कम होती रहेगी, फिर वो दिन आ जाएगा कि मैं बिल्कुल ही कम हो जाऊंगा। क्लियर है ना? चलिए, स्कोर जरूर बताना और शेयर करना मत भूलना, शेयर करना वीडियो को मत भूलना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और स्कोर कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, सेमीकंडक्टर समझ में आया, किसी को पढ़ा दोगे ऐसे इतना आया नहीं आया, कुछ इसमें सेल्सियस वेल्सियस में 2-4 क्वेश्चन लगा के देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।